20 में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक दिन पहले यानी कि फ्राइडे को कांग्रेस का मिशन 156 और पीएसी की बैठक हुई, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की। अगले दिन ही शनिवार को पार्लियामेंट के स्थगित होने के अगले दिन ही प्रहलाद जोशी राजस्थान के चुनाव प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के दिग्गज और खाटी नेताओं से माना जाता है उन्हें, वो भी राजस्थान के दौरे पे आ गए और वो अभी कुछ दिन निवास भी करेंगे, जिन्हें बीजेपी प्रवास भी कहती है। वो एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखा। कुछ राज्यों के विधायकों को ऑलरेडी तय कर दिया गया है, एक एक विधानसभा में जाके नब्ज टटोलेंगे। अब बीजेपी का टारगेट यही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। मैं इसे सेमीफाइनल तो नहीं कहूंगा कि सेमीफाइनल जो जीतता है वो फाइनल जीतेगा, पता नहीं क्या होगा, आजकल ट्रेंड अलग अलग है। लेकिन ये बात जरूर है कि अब सियासी पारा अपना रंग जमाने लग गया है। के.सी. वेणुगोपाल, मधुसूदन मिस्त्री से कभी दिग्गज कांग्रेस के नेता पहुंचे, मिशन 156 पे चर्चा हुई। लेकिन अब दूसरी तरफ प्रहलाद जोशी बड़ी बारीकी से चर्चा कर रहे हैं, किस वर्ग को, किस कार्यकर्ताओं को कैसे टारगेट करके फील्ड में उतारना है, उसको कैसे लक्ष्य देना है और उसे अचीव करने के लिए क्या मंत्र देना है। ये बीजेपी पूरी तरह से अब तक की जो बैठकें हुई हैं उसमें एक आधार बना चुकी है। दूसरे राज्यों से विधायकों को बुलाया जा रहा है बाकायदा, या कुछ सीनियर लीडर्स को बुलाया जा रहा है, पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है। वो विधानसभा में जाकर के ये देखेंगे कि सिटिंग एमएलए या हारा हुआ विधायक जो कैंडिडेट है वो कितना मजबूत है, कितनी उसकी अप्रोच है फील्ड के अंदर, और नहीं है तो उसकी जगह कौन स्थान ले सकता है। ये कहा जा रहा है ये एक तरह का फाइनल सर्वे होगा। फिर भी कुछ गुंजाइशें बनी रहती हैं क्योंकि कुछ लोग छोड़ के आएंगे दूसरी पार्टियों के दामन, उनको टिकट, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी। खैर, लेकिन प्रहलाद जोशी के आने के कुछ मायने हैं और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अनिल सेन हैं, राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, शैलेंद्र दवाई जी हमारे साथ भाजपा से। शैलेंद्र जी, आप ही के पास आना चाहते हैं। देखिए, बैठकों का सिलसिला तो आपके यहाँ बहुत लंबे समय से चल रहा है और 24/7 बीजेपी चुनावी मोड में, लेकिन प्रहलाद जोशी जी चुनाव प्रभारी हैं, वो उनकी दूसरी यात्रा है ये, क्योंकि पहले आ चुके हैं एक बार वो, और ये कहा जा रहा है कि वो प्रवास भी करेंगे यहीं पे। तो क्या कुछ रहेगा इस पूरे कार्यक्रम का? मैं छोटा सा चाहूंगा आपसे कि किस तरह से रहेगा, किन के साथ उनकी बैठकें होंगी, या ये सब कुछ भी गोपनीय है? योगेंद्र जी, देखिए, आप जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, वो पहले भी आए थे और उन्होंने एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में जो भी विधानसभा में जिनको भी प्रभार दिया गया है, जिला संयोजक बनाए गए, जिला में प्रभार दिया गया, उन सबको मार्गदर्शन दिया और किस तरह से हमें इन चुनावों में काम करना है, जनता के बीच रहना है और जो गलत सरकार की कुशासन और गलत नीतियाँ हैं उसकी आवाज़ बुलंद करनी है। तो वो पूरी तरह से मार्गदर्शन देते हैं कार्यकर्ताओं को। एक एक विधानसभा, जो 200 राजस्थान में विधानसभा है, वहाँ पर उनका फोकस है, हर विधानसभा में फोकस है कि किस तरह से हमारा जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच रहे और जो भी मुद्दे हैं, जो भी आपने देखा तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि 4.5 साल से ऊपर होने को आ गया है गहलोत सरकार का और गहलोत सरकार ने कई रिकॉर्ड बनाए। वो सारे रिकॉर्ड अगर जैसे चले अपन, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महिला उत्पीड़न दुष्कर्म हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे आप पुष्टिकरण का मामला हो, चाहे किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं करने का मामला हो, युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता नहीं देने का मामला हो, जो तमाम जितने भी मामले हैं उन सबको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं। और जो हमारा बूथ प्रबंधन है उसको भी मजबूत किया जा रहा है। हम घर टू घर, हर घर को हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम हमारी नीतियों को, सिद्धांतों को पहुंचा सकें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि सेवा, सुशासन और गरीब की सेवा करने में ही विश्वास रखती है। और लगातार हम गरीब को गणेश मानकर काम करते हैं कि उस व्यक्ति का कैसे उत्थान किया जा सके, उसका जीवन कैसे स्तर सुधारा जा सके, उस क्षेत्र में कैसे विकास किया जा सके, किस तरह से रोजगार जनरेट हो, किस तरह से किसानों का भला हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, हर वर्ग का हो, चाहे गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े हो, उन सबके लिए हम सोचते हुए नीतियां बनाते हुए चलते हैं। और उसी को लेकर
जो प्रहलाद जोशी जी हैं वो उन्होंने मीटिंग ली और आने वाले टाइम में आप देखेंगे अभी कोर कमेटी की मीटिंग भी होगी, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग भी होगी और हर मोर्चों की मीटिंग होगी और जितने भी संगठन बने हुए हैं उनकी मीटिंग होगी और लगातार नीचे जिनको प्रभार दिया गया है चाहे हर विधानसभा वाइज जिले वाइज उन सब से मार्गदर्शन लेंगे, फीडबैक लेंगे, उनमें किस तरह से और सुधार करना है, संगठन को और कैसे मजबूत करना है। सरकार की हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 साल के विकास के कार्य हैं, सुशासन के हैं, जन कल्याणकारी नीतियां हैं, गरीब नीतियां हैं, उस सारी बातें जनता तक पहुंचाएंगे। जो वसुंधरा राजे जी की सरकार रही उनकी जो नीतियां रही, किस तरह से कांग्रेस ने उनको चेंज करके आगे बढ़ाने का काम किया, वो तमाम चीजें रहेंगी जो हम जनता के बीच में ले जाएंगे। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। मिशन 156 का मुकाबला बीजेपी करेगी, लेकिन इनका टारगेट आपसे भी ज्यादा 180 की बात की जा रही है। पिछली बार 180 थी, उसको वापस से आंकड़े को रिपीट किया जा रहा है। 180 हमारा लक्ष्य है और जो हमें आता दिखाई दे रहा है, प्रहलाद जोशी हों, चाहे पिछले दिनों जेपी नड्डा साहब की बैठकें हों या फिर दूसरे पीयूष गोयल साहब आकर के गए उनकी बैठकें हों, काफी कुछ, या बीच में मोदी जी की और अमित शाह जी की सभाएं रही हों, तमाम ये बात इस ओर इंगित करते हैं कि पार्टी अपने वर्कर को जो ग्रास रूट पर बैठा है उसको मोबिलाइज कर रही है कि आप वो करिए और तैयार हो जाइए। तो इसका मुकाबला कैसे करेंगे आप? देखिए योगेंद्र जी, मुकाबला तो इनके जो अंतर्द्वंद है या अंतर्विरोध हैं वही अपने आप में डिस्प्यूट इनके क्रिएट होते जा रहे हैं। और जहाँ तक मैं आपको बताऊं, जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, वो अपने गृह प्रदेश को जित पा नहीं पाए। उसके बाद में आप जिन प्रहलाद जोशी जी का नाम ले रहे हैं वो भी कर्नाटका के प्रदेश से आते हैं। वहाँ पे कर्नाटका में क्या हालत हुई, प्रधानमंत्री जी ने 300 से ज़्यादा सभाएँ की, लेकिन जो हार का ठीकरा है वो जेपी नड्डा जी के ऊपर फूटा। कोई बात नहीं, ये इनका मामला है। 300 से ज़्यादा सभाएं प्रधानमंत्री जी ने पूरी की पूरी की थी। सुन लीजिए, जब जरूरत हो तो बोल दीजिएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार के कामकाज के ऊपर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जो मतलब सुशासन दिया है और जिस तरीके से महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से जिस तरीके से आमजन को जो फायदा मिल रहा है, करोड़ों प्रदेशवासियों को, 8 करोड़ प्रदेशवासी तमाम योजनाओं के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। उसके उलट अगर केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं या उनके ऊपर देखेंगे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, पीएमजे योजना जिसको बोलते हैं, जो आपके आयुष्मान भारत से जुड़ी हुई है, 7.5 करोड़ जो लाभान्वित हैं वो एक सिंगल नंबर से रजिस्टर्ड हैं, जिसके इससे बड़ा घोटाला क्या होगा। आप ये देखिए, मृतक लोगों के नाम से कंपनसेशन उठाए गए, मुआवजे उठाए गए, और भी ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसके अंदर आप सोचेंगे तो पता चलेगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी लोकसभा के अंदर जो इनके वित्त राज्य मंत्री हैं भगवत कराड़ जी, उन्होंने बताया कि विगत 9 वर्षों के अंदर 14,56,000 करोड़ रुपया कॉरपोरेट्स का जो खराब लोन था उसको बट्टे खाते किया गया। उसके उलट आप देखेंगे तो किसानों के कर्ज माफी पे कभी भाजपा बात नहीं करती, जबकि प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश की सभाओं में इन चीज़ों का कमिट कर चुके हैं कि पहली बैठक में हम कर्जा माफी कर देंगे। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, आम जन को लूटने की बात है, जहाँ तक जो हमारे सरकारी बैंक हैं या 5 प्राइवेट बैंक हैं, उनके अंदर 35,000 करोड़ पिछले 2018 से लेके अब तक 35,000 करोड़ रुपया लूटा गया, जिसमें खाते में न्यूनतम राशि नहीं होने की वजह से 21,000 करोड़ रुपए लूटे, एटीएम चार्ज के रुपए 8,000 रुपए और एसएमएस चार्ज के रुपए 6,000 करोड़। ये भी लोकसभा के अंदर इनके जो है वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है। अब सीएजी की रिपोर्ट्स में तमाम तरीके खुलासे हो रहे हैं, आमजन को लूटने की पराकाष्ठा पहुंच चुके हैं, किसानों का कर्ज माफी होती नहीं है, कॉर्पोरेट के इतने सारे कर्जे माफ हो जाते हैं। इसके उलट में 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो सरकार की या केंद्र सरकार की योजना पूरी तरीके से त्रस्त है। आपको पता होगा, क्रूड ऑयल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आधे से कम कीमत पे भी पहुंचे, हाल में तो 35% से ज्यादा कमी है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीने से आपके यहाँ पे या किसी भी देश के किसी भी कोने में जो आपका पेट्रोल या डीजल का जो प्राइस है वो स्थिर पड़ा हुआ है, जबकि क्रूड ऑयल का ये कहा गया था कि सब डीरेगुलेट करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। अरे भाई, घटेगा तो उसका पैसे का फायदा क्यों नहीं हुआ? इस सरकार के अंदर विगत 9 वर्षों में 100 लाख करोड़ से अधिक का ऋण मोदी जी ने लिया, जबकि सस्ते क्रूड के नाम पे 40 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत हुई, उसके बावजूद भी आम जन को कोई फायदा नहीं दिया जा रहा। आज रसोई गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का है। हम रसोई गैस का सिलेंडर, आयुष्मान भारत की योजना है, केंद्र सरकार की योजना, उसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर हम उन 76 लाख उपभोक्ताओं को सस्ता सिलेंडर
अंडर 500 रुपए में उज्ज्वला योजना के अंदर 76 लाख जो लाभार्थी हैं उनको हम दे रहे हैं। तो हमारा कमिटमेंट इस तरीके का, हमारे दोस्त कह रहे थे कि साहब योजना का नाम बदल दिए, मैं आपको बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यूपीए 1 और यूपीए 2 की 28 योजनाओं के नाम पूरी की पूरी लिस्ट आप कहोगे तो मैं आपको दे सकता हूं। उन योजनाओं के नाम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद चेंज हुए। वो तमाम योजना, आज अगर 9 वादे प्रधानमंत्री जी के सबसे बेहतरीन वादे होंगे, साहब मैं गंगा को स्वच्छ कर दूंगा, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दे दूंगा, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, 15 लाख रुपए दे दूंगा, आपके काला धन वापस ले आऊंगा, रुपए को डॉलर के मुकाबले मजबूत कर दूंगा, सबको पक्का आवास दे दूंगा। आज वो सब वादे कहाँ हैं? आप आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 500 एकड़ जमीन हिंदुस्तान को मिली और 10,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को, और उसको भी आप कह रहे हो कि साहब प्रधानमंत्री ने हिस्ट्री बना दी। अरे आपने 500 एकड़ जमीन लेकर 10,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को दे दी और आप अपने गाल बजा रहे हो कि नहीं साहब हिंदुस्तान में, देश दुनिया में प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है। हाँ, हमारे लिए बहुत आदर्श स्थिति है कि राजस्थान की भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, ना ही उनके पास में कोई नेतृत्व क्षमता है। 4.5 साल वो कहीं पे भी नजर नहीं आए। प्रधानमंत्री को और उनकी जो मंडली है उनको यहाँ आके मोर्चा लेना पड़ा, और जब वो मोर्चा लेंगे तब उनके तमाम वादे याद दिलाए जाएंगे जो उन्होंने 9 साल पहले 2014 में किए थे, 2019 में किए थे। उन वादों के ऊपर हम उनको आईना दिखाएंगे। राजेंद्र जी, केंद्रीय नेतृत्व किसी को भी भेजता है, आपके यहाँ भेजते हैं, तो आप उनको मंडली का सदस्य मानते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर इतने नेता होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री ने पूरे राजस्थान के चुनाव की कमान अपने हाथ में रखी। तो आज तो वही चीज है ना साहब, इनके अंदर कोई लीडर मिल ही नहीं रहा इनको। आपने उनको भेजा प्रहलाद जोशी जी को। प्रहलाद जोशी जी ने अगर इतना ही अच्छा करना था तो कर्नाटक में कर लेते, वहां पे तो वो मुंह की खा के आए, और राजस्थान में आके क्या नया कर देंगे वो। चलिए अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, एक मुझे चीज जो मैं राजेंद्र जी की बातों से समझ पा रहा हूं, कांग्रेस को सेल्फ ऑक्सीजन समझ करके प्रहलाद जोशी जी और जेपी नड्डा साहब को मान के चल रही है कि प्रहलाद जोशी जी को प्रभारी बनाया गया, वो कर्नाटक में हार के आए हैं। जेपी नड्डा जी हैं, वो हिमाचल नहीं बचा पाए। एक दिन का आधार ये लगता है कि ये नेता बहुत प्रभावशाली नहीं रहेंगे, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और मुख्यमंत्री खुद भी कह रहे हैं ये बात। तो इसका क्या आधार रहेगा? दूसरी बात, प्रधानमंत्री चेहरा रहेगा और उसी को आधार बना करके बीजेपी एग्रेसिव होकर के और काम करेगी। तो कांग्रेस का कह देना भर या वाकई तैयारी उसी धरातल की करनी होगी? देखिए, खासतौर से जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आगे में राजेंद्र जी ने जो कहा कि कर्नाटक में जो स्थितियाँ रही, कर्नाटक हिमाचल कांग्रेस के पास में नहीं है, वहाँ पर कुछ फैक्टर हो कांग्रेस के पक्ष में, ये भी कहा जा सकता है। लीडरशिप वहाँ पर कुछ भी रही हो, राजस्थान में आके रणनीति बनाएंगे। कर्नाटक का फॉर्मूला कांग्रेस अपना रही है, कांग्रेस के इस काट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देखेगी। प्रहलाद जोशी जी कांग्रेस कर्नाटक से ही हैं, तो वहाँ का फॉर्मूला कांग्रेस ने क्या अपनाया था, वहाँ पर बेशक पार्टी विफल रही हो, लेकिन राजस्थान में आकर भारतीय जनता पार्टी में जान फूंकने का काम करेंगे, ये कहीं ना कहीं रणनीति है। बीजेपी फिलहाल ऊपरी जो दिखाई दे रहा है, अभी कमान नहीं छोड़ा है तीर से, अभी तो काफ़ी कुछ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बचा हुआ। जब चुनावी रणभेरी बजेगी, चुनावी तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन अभी वो पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाई है जो कि चुनाव में लगनी है। उसमें अगर देखा जाएगा तो एक जोड़ तोड़ जो सियासी गणित बैठता है वो कहीं ना कहीं आने वाला है जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और चुनाव के ठीक आसपास कांग्रेस खेमे से हम देखेंगे कि कुछ लोग टूटकर भारतीय जनता पार्टी खेमे में जाएंगे। जिस तरह का दावा किया जा रहा है, सूची बन गई है भारतीय जनता पार्टी खेमे में, जो जिनको जिम्मेदारी वहां पर दी गई है। ये तक बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि कुछ जो मंत्री पद पर रह चुके हैं कांग्रेस में, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने के लिए लालायित हैं। तो ये स्थितियां अभी आने वाले दिनों में देखना होगा, क्योंकि चुनाव फिलहाल जो गणित यहाँ पर लग रही है, सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, कांग्रेस में भी सर्वे किए जा रहे हैं, बीजेपी में सर्वे किए जा रहे हैं, सर्वे की कुछ हद तक रिपोर्ट बीजेपी के पक्ष में आ रही है। इससे भी भारतीय जनता पार्टी का जो आला नेतृत्व है, जो दिल्ली में जो बैठा हुआ, वो संतुष्ट भी नजर नहीं आ रहा है। वहाँ पर दिल्ली जो चाहती है कि राजस्थान के अंदर 140 या 150 प्लस अगर कुछ सर्वे की रिपोर्ट आए तो कुछ सुखद नतीजे यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के जो चाणक्य हैं, कुछ जादूगर जो अशोक गहलोत हैं, उनको बीजेपी कम नहीं यहाँ करेगी है। किसी भी तरह का पलड़ा यहाँ पर हो सकता है। और 80-90 के आसपास अगर कांग्रेस की सीटें आ जाती हैं तो बीजेपी मान के चलते कि अशोक गहलोत इसमें माहिर हैं कि सत्ता को किस तरह से, सत्ता की चाबी जो है वो अपने हाथ में लें, कुर्सी किस तरह से ली जा सकती है, ये तमाम पहलू हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर चीज के ऊपर एक एक कदम पर फूक के कदम रख रही है। हम देख रहे हैं जिस भी नेता को जिम्मेदारी दी जा रही है, उस नेता से
बाई एक एक पॉइंट के ऊपर टास्क देते हुए वहाँ से समीक्षा की रिपोर्ट भी ली जा रही है। और आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल काम तो हर विधानसभा सीट पे चल रहा है, हर बूथ पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन ये जो गणित है आने वाले दिनों में एक एक कार्यकर्ता को जो रिपोर्ट दी गई है वहाँ तक टास्क लिया जाएगा। जो टास्क वहाँ पर दिया गया है उस टास्क का जवाब किस तरह से होगा। और ये चुनाव राजस्थान का ये कहा जा सकता है जो मिशन 2023 है इतना आसान होने वाला नहीं है। दोनों ही खेमों में ये कहा जाता है कि उनके अंदर दूरियां नहीं हैं, आपस में कोई फूट नहीं है, लेकिन जो स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही है यही वजह है कि पार्टी किसी चेहरे पर नहीं, पार्टी दोनों तरफ जो है वो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की कवायद यहाँ पर कर रही है। ये ऐलान किया जा चुका है कांग्रेस की ओर से भी, बीजेपी की ओर से भी। बीजेपी कह रही है कमल के फूल के ऊपर निशान पर चुनाव लड़ेंगे, मोदी का फेस होगा। इधर कांग्रेस पहले से कह चुकी है कि यहाँ पर हाथ के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये वजह कहीं ना कहीं अपने आप में बताती है कि दोनों खेमों के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अंतर्द्वंद कहीं ना कहीं अगर दिखाई देता है तब उसे बांटने की जिम्मेदारी तो राजनीतिक दलों की होती है। बाहरी आवरण में बेशक कुछ भी कहा जाए, लेकिन अंदर से इस बात की सुगबुगाहट जरूर है कि सब कुछ सहज नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी के लिए भी ये कहा जा रहा है कि बेशक चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी जी को लाया जा रहा हो, लेकिन मोदी जी को लेकर के भी बीजेपी के कुछ रत्नाकार जो हैं उनका ये कहना है कि मोदी जी पे भी बीजेपी रिस्क तो ले रही है, लेकिन अगर 19-20 अगर राजस्थान में हुआ तो 2024 के लिए मोदी जी के लिए भी कांग्रेस के पास में बहुत बड़ा कहने को एक एजेंडा होगा कि सेमीफाइनल मोदी जी हार गए थे और अब कैसे चुनाव लड़ पाएंगे। एक बड़ी बात है ये भविष्य के गर्भ में, लेकिन मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि एक खेमा ये भी कहता है, बेशक शैलेंद्र जी से खारिज करेंगे, लेकिन अंदर खाने में चर्चा बहुत कॉन्फिडेंशियल जिन लोगों से बातें होती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की अब ये भी रणनीति है कि अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा या जो दिग्गज लग रहे हैं उनको इस तरह से घेरा जाए कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही अटक करके रह जाएं। कैंडिडेट्स की तलाश भी उसी तरह से की जा रही है। अलग अलग जगह पे अलग अलग सीनियर लीडर को जिम्मेदारी दी गई है ताकि अक्टूबर में ही उस प्रत्याशी को ये कह दिया जाए कि आप वहाँ जाके तैयारी शुरू कर दीजिए। अब कौन होगा, कैसे होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि बीजेपी में रणनीतिकारों की कमी नहीं है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इधर से कांग्रेस का खेमा भी अपने वॉर रूम को दुरुस्त कर दिया है और वहाँ तैयारी चल रही है। शैलेंद्र जी, आने वाले दिनों में जैसे इनका कहना है कि हालांकि सितंबर से अक्टूबर में चली गई है थोड़ी सी जो सीट डिक्लेयर और टिकट डिक्लेयर वाला, आप लोगों के यहाँ पे भी है या टिकट का रूट लाइन तो वही रहेगा जो पहले से चला आ रहा है कि सब कुछ हालात पे तय करेगा कि कब किसका टिकट तय करना है? देखिए, इस पर अभी कोई रणनीति नहीं बनी है टिकट पर, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस पर भी रणनीति बनेगी और आपको भी इसकी जानकारी होगी। और जहाँ तक ये बता रहे हैं कि वादों की बात करी तो 2014 के वादे जो हैं इनको 2019 में हिंदुस्तान की जनता ने आईना दिखा दिया था कांग्रेस पार्टी को, और क्या हाल हुआ था कांग्रेस पार्टी का वो पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है, सब जानते हैं। तो ये मेरे को वापस दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जिन वादों की बात करते हैं उन पर तो ये मात खा चुके हैं। अब नए वादों की बात के साथ अगर आते हैं और जिस हिसाब से इन्होंने अपने नेता की 13-14 बार ब्रांडिंग की है और उसके बाद क्या हर्ष होगा ये हिंदुस्तान की जनता आपको बता देगी 2024 में। लेकिन रहा राजस्थान का चुनाव, क्योंकि ये बार बार चले जाते हैं सेंट्रल पे राजस्थान में, जो ये कहते हैं कि हमारी महंगाई राहत कैंप्स चल रहे हैं। अरे भाई, महंगाई से आपको राहत देनी थी तो 4 साल पहले देते ना राजस्थान की जनता को। पेट्रोल डीजल के भाव सबसे अधिक, बिजली की दरें सबसे अधिक, आप बताइए बेरोजगारी दर सबसे अधिक, महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार, पूरे गहलोत सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी। हम 4 साल से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन उसकी ताहीद इन्हीं के जो विधायक है कांग्रेस पार्टी की, चाहे रामनारायण मीणा हो, भरत सिंह जी हो, चाहे इनके बर्खास्त मंत्री जो है राजेंद्र गुड़ा जी, और इन्हीं के पूर्व पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, और तमाम जो बातें वो है। और आप देखिए किस तरह से दबाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, आप जानते हैं कि कभी भी कांग्रेस पार्टी 25 साल के इतिहास में राजस्थान में बहुमत नहीं ला पाई है, कभी 96, कभी 99। तो ये किस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं या किस तरह के हालात आज कांग्रेस पार्टी में हो गए। आप देखिए कितने मानसिक दबाव में अशोक गहलोत जी बौखलाए हुए हैं। किस तरह से आपने देखा स्क्रीनिंग कमेटी या जो भी इनके पॉलिटिकल अफेयर कमेटी थी उसमें जब इनके विधायक और मंत्री सच्चाई बोलना चाहते हैं कि साहब आप घोषणा ही कर देते हो, अरे आप पहले उसकी स्टडी तो कराओ। आपने ओपीएस की घोषणा कर दी, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, उसमें विसंगतियां हैं। आप देखिए वो कह रहे हैं आप ओबीसी के आरक्षण की बात कर रहे हो, अरे ऐसे ओबीसी का आरक्षण मिलता है हवा में, तो उसी पे आपके मंत्री और विधायक नाराज हो रहे हैं। तब आप देखिए उस मीटिंग में क्या होता है, किसको फटकार रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। तो ये तमाम इनकी योजनाएं सब फ्लॉप होती जा रही है क्योंकि इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। आज आप महिलाओं को मोबाइल देने की बात करते हो,
40 लाख मोबाइल पता नहीं 15 दिन में दोगे, 20 दिन में दोगे, और 4 लाख दोगे, 40 लाख दोगे, इसका वेरिफिकेशन कौन कर रहा है? तो आप बताइए, जितनी भी इनकी योजनाएं, वो सारी योजनाएं धरातल पर नहीं आ पा रही है। और चिरंजीवी योजना मैंने बताई नहीं, इसको बहुत बड़ी योजना बताते हैं, उसकी 80% योजना तो केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत चल रही है। आज तक कांग्रेस का कोई प्रवक्ता मेरे को डेटा नहीं दे पाया कि 5 लाख से ऊपर हमने कितने परिवारों का इलाज कराया, क्योंकि ये तो केंद्र की योजना से इलाज हो रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं। आप देखिए कि जिस हिसाब से फूड पैकेज योजना है, उसका खुद का इनके मंत्री जो है प्रताप सिंह काचरेवास उसका पोल खोल देते हैं। किस तरह से आपने देखा होगा कि 100 यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, एक तरफ तो आपने 12 बार फ्यूल सरचार्ज के नाम पे बिजली की दरें बढ़ा दी और आपने करोड़ों रुपए लूट लिए राजस्थान की जनता से। आज आप 100 यूनिट बिजली फ्री देना चाहते हो, किसानों को बिजली नहीं दे पाए, अब आप 2000 बिजली फ्री की बात करते हैं। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि किस मुंह से जाएंगे? और ट्रैक रिकॉर्ड और देखिए शैलेंद्र जी, टैक्स लगते हैं, पैसे वसूले जाते हैं, तो उसे लूट कहते हैं। आप बताइए ना, आज आप एक मिनट सर, कांग्रेस को टैक्स लगाती है तो लूट होता है, आप एक लिमिट कर लीजिए। देखिए बिजली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब 18 पैसे प्रति यूनिट था एवरेज हमारा 5 साल में, इनका 52 रुपए से लेकर 60 पैसे प्रति यूनिट है। तो ये लूट नहीं तो और क्या है बताइए ना। और आज आप फ्री क्यों कर रहे हो? आज आप कह रहे हो फ्यूल सरचार्ज माफ कर रहे हैं। आपके ऊपर जब जनता भारी पड़ गई, क्योंकि विधायक जब फील्ड में जाते हैं, विधायकों को सुनना पड़ता है, ना सड़क ढंग की बनी हुई है, ना बिजली पहुंच रही है, ना हॉस्पिटलों की हालत खराब है, शिक्षा जो आप कहते थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल ना, तो मैं ये बता रहा हूँ सारी योजनाएं। इनको एक आईना और दिखा दूं, एक आईना और, बस एक आईना और, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी चेहरा, अगर इतनी ही ये पॉपुलर थे, इतनी इनकी नीतियां पॉपुलर थी, तो क्यों नहीं चेहरा डिक्लेयर कर देते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को? नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि जानती है ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। 2003 का देख लीजिए आप, 56 सीटें आई थी, फिर 2013 का देख लीजिए 21 सीटें आई थी, और इस बार जनता आपको इससे भी कम कहेगी, खुद के कांग्रेस के विधायक और मंत्री कह रहे हैं। तो आप देखिए क्या हालत है, ये साफ मुख्यमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बोलचाल से, उनकी जुजलाहट से ये सब दिखता है। जवाब दिलवा, राहत लीजिए, राहत शिविर चला रही है कांग्रेस, आप भी राहत नहीं मिल पा रही राहत, तभी इनको इनाम प्रतियोगिता लागू करनी पड़ रही है। आप देखिए कॉन्टेस्ट, पैसे लो, आप देखिए भ्रष्टाचार, इसमें भी भ्रष्टाचार चल रहा है, सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जवाब दिलवा दी, ये बोलेंगे उसमें तो भ्रष्टाचार नहीं है ना। हाँ जी राजेंद्र जी, योगेंद्र जी इन्होंने सवाल खड़े किए, इनके सवाल सारे के सारे निराधार हैं, एक में भी आप तो एक ही तर्क दे दीजिए मुझे। सुन लीजिए, अब इन्होंने जैसा कहा कि साहब 2014 के बाद में हमने जो वादे किए थे, 2014 में 19 का चुनाव जीते, इनसे पूछ लीजिए कि 19 का चुनाव आपने डेवलपमें में या विकास के मुद्दे पे लड़ा था या रोजगार के मुद्दे पे लड़ा था? 19 का चुनाव आपने, एक मिनट सुनिए, 2019 का चुनाव आपने पुलवामा की शहीदों की शहादत के पीछे लड़ा। आप सोचिए तो सही ना, आपके पास में मुद्दा नहीं है ना, प्रधानमंत्री जी के पास है। प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं मणिपुर का और वो अलग ही कहानियां चुटकुला सुनाने लग जाते हैं। आप यहाँ चीज देखिए ना, सुन लीजिए ना, अरे कोई झूठ सुनने के लिए थोड़ी बैठे है, झूठ सुनने के लिए थोड़ी बैठे है, प्रधानमंत्री, अरे तो प्रधानमंत्री के झूठ सुनने के, संसद अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, जो नेता, अरे किसी देश के प्राइम मिनिस्टर ने संसद में इतना बड़ा झूठ बोला है क्या आज तक, जितना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारे बैंकों की हालत अच्छी है, लेकिन बैंकों से जितने घोटाले करके गुजराती और उनके मित्र भागे, उतने देश के अंदर रिकॉर्ड बना है। आप बताइए ना, इसमें राज्य सरकारों के पैसे आप लोगों ने काट लिए, नोटबंदी के नाम पे जो घोटाले हुए या नोट बदली के नाम पे भाजपा के नेताओं ने जो घोटाले के, उनके ऊपर आज तक बोलेगा सारे के सारे जिस बैंक के अंदर, अरे तो करप्शन की एक भी बता, मैं बताऊं ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर सिंगल नंबर के साथ में 7.5 लाख सीएजी ने नहीं आप बताइए सीएजी ने कहा आरोप क्या, सीएजी का आरोप बताइए ना, एक मिनट रिपोर्ट बताइए, सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी ने आरोप लगाया, नहीं बेतुके क्या है, सीएजी का आरोप है, सुनेगा सही, सुनिए, सीएजी का आरोप को बेतुका मानते हैं आप? एक मिनट सुनिए शैलेंद्र जी, आप बोलिए मत, वो फैक्ट्स के साथ बात कुछ कहना चाहते हैं, आप सुने सही, अब सुनने की भाई, वो रिपोर्ट का बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो पूरा के पूरे खुलासे हुए उसके ऊपर कोई बोलना नहीं चाहते। 43,000 जो परिवार है उनके अंदर सदस्य संख्या कितनी बताई, 11 से लेकर 200 तक। अरे आप बताइए ना, इतना बड़ा घोटाला, हम यहाँ पे पूरी की पूरी, एक तरफ कहते हैं साहब डिजिटल इंडिया का बात है, आप एक नंबर से 7.5 लाख लोगों का, 1,39,000 लोगों का 888 नंबर, 1,07.5 लाख लोगों का 9999
मंगाएंगे इस तरीके के नंबर? अरे एक नंबर के अंदर कितने रिपोर्ट? अरे सीएजी की सीएजी संवैधानिक संस्था है, सीएजी संस्थानिक बताइए ना, आवेदन दीजिए कि इसमें सीएजी संवैधानिक संस्था है। अगर सीएजी किसी प्रधानमंत्री पे आरोप लगाती है, इसका मतलब घोटालों में आकंठ डूबी हुई है महंगाई के नाम पर। आपने एक मुद्दा, अरे मुद्दे मैंने 9 बताए। क्या 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिले? क्या 2 करोड़ रोजगार? अगर कोई सीएजी उसमें जांच हो जाएगी। अरे आप बताइए ना। अरे तो प्रधानमंत्री जांच में तो बात ही नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री जांच न्यायपालिका हमारे पास। अरे वाह वाह, गजब बात है। किसके पास? न्यायपालिका। अच्छा क्यों? अच्छा क्यों? अब आप तो कहते हैं राहुल गांधी जी, राहुल गांधी के ऊपर तो आपने राहुल गांधी आपकी बदनीयती का आप उनको बचा के रखो कि आगे कहीं राहुल गांधी आपकी बदनीयती का शिकार हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। मजाक नहीं बन जाए तो राहुल गांधी जी को तो आप समझाओ कि भाई आप पहले तो शैलेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दे नहीं पाए, किसानों की आय दुगनी। नहीं गलत बात। 18 करोड़ मुद्रा योजना में घोटाला, मुद्रा योजना में घोटाला, प्रधानमंत्री कौशल विकास में घोटाला। चलो यही ठीक है। अरे किसानों की आय दुगनी हो गया। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत होगी। 700 किसानों की शहादत हो गई। 700 किसानों की शहादत होगी। आपने किसानों के खून से इंडिया में कितने लोगों, अरे मेक इन इंडिया के अंदर भ्रष्टाचार हो गया। 100 रुपए की चीज 1000 रुपए की बिक रही है विदेशों से। आप 3.5 करोड़ लोगों को हमने स्किल ट्रेनिंग दे दी। 18 भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ। प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार। खैर आज शैलेंद्र जी का बनता है, प्रहलाद जोशी जी आई हैं, आज इनको बोलने का हक भी बनता है। नहीं भ्रष्टाचार के अंदर तो पूरी की पूरी केंद्र की सरकार डूबी हुई है। आम आदमी को लूट लिया पूरा का पूरा, आम आदमी को लूट लिया। आम आदमी से 35,000 करोड़ रुपया पिछले 5 साल में लूट लिया बैंकों ने। बैंक बर्बाद कर दिए, लूट के भाग गए पैसा। 609 नंबर का अमीर 2 नंबर का अमीर बन जाता मित्र, अब उस मित्र की आय बढ़ गई। अरे छोड़ो ना, किसी ने नहीं लगा। प्रधानमंत्री उसके आगे। छत्तीसगढ़ में आपने उनको फुल आवंटन कर दिया, महीने दे दी आपके, जब मुद्रा बोर्ड भी दिया ना। अरे नहीं अडानी देश के नशीले पदार्थों की तस्करी किसकी सह पे होती है? गुजरात से नशीले पदार्थों की तस्करी किसकी सह पे होती है? गुजरात से नशीले पदार्थों की तस्करी किसके सह पे होती है? बताइए ना। नशीले पदार्थों की तस्करी देश को बर्बाद कर दिया नशे ने। बताइए ना, गुजरात में मुद्रा बोर्ड किसने दिया?